आपने फिल्मों में कई दफा देखा होगा कि जब एक मरीज की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि अब दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। क्या देश के गांव में हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं कि वहां पर भी दवा नहीं, दुआ की जरूरत रह गई? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज दस्तक उस व्यवस्था पर जहां पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। अस्पतालों की कमी है, किस तरीके से सारे संसाधनों का अभाव है, महंगा इलाज है, भ्रम की स्थिति है, जानकारी की कमी है और इस सब के बीच लोगों की आस्था ज्यादा है, इलाज कम मिल रहा। जिस वक्त देश में ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत से जूझता भारत का नागरिक इलाज के लिए सोशल मीडिया पर चिरौरी करता और अस्पतालों के बाहर चप्पल घिसता दिखता है, तब हाथ में लोटा, लोटे में जल और ऊपर नीम की पत्तियों वाली ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा सवाल पूछती हैं। एक हाथ जिसमें लोटा है, ये दूसरा हाथ जिसमें लोटे के साथ वैसे ही जल और नीम की पत्तियां हैं। हाथ से लोटे को ढके हुए ये किसके लिए है? क्या इससे कोरोना की लड़ाई गांवों में लड़ी जा रही है? थोड़ी देर में तीसरी महिला घर की सीढ़ियों से उतरती है। इनके हाथ में भी ऐसा ही लोटा, जल और नीम की पत्तियां हैं। तीनों महिलाएं चल पड़ती हैं नंगे पांव कोरोना को हराने की लड़ाई लड़ने के लिए। कुछ पल में चौथी महिला गांव की इसी प्रक्रिया में हाथ में लोटा लेकर जुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के गांव में आखिर इस तस्वीर की कहानी क्या है? क्योंकि ये तस्वीर आज बताएगी कि सिस्टम, सरकार, सरकारी व्यवस्था की दवा पर भरोसा टूटता है तो ऊपर वाले की दुआ के भरोसे जनता हो जाती है। इसे आस्था कह लीजिए या अंधविश्वास। महाराजगंज जिले के सुदूर गांव में ये महिलाएं पूजा पाठ करने जा रही हैं। अब पूजा पाठ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पूजा इस धारणा के साथ है, इस मान्यता के साथ है और इस विश्वास के साथ है कि जो महामारी गांव तक पहुंच के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। महाराजगंज जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां सप्ताह भर में कई लोगों की मृत्यु हुई है। गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं, ज्वर से परेशान हैं। अस्पतालों में जो किल्लतें हैं उसकी जानकारी हर किसी को गांव तक पहुंचने लगी है। डर का माहौल है और ऐसे में ये महिलाएं इस विश्वास से निकल रही हैं कि पूजा पाठ करने से शायद ये महामारी शांत हो जाएगी। विश्वास तो है, कहाँ से पिछले बार ऐसे कुछ कम हो गया था। एक गांव नहीं, हम इस गांव के देखिए 4 महिलाएं यहाँ निकल रही हैं। देखिए दूसरे गांव से भी महिलाओं का जत्था निकल रहा है और ये सब गांव के अलग अलग रास्तों से निकल के जा रहे हैं और इस आस्था विश्वास के साथ एक जगह पर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, इस विश्वास के साथ कि शायद कोई ईश्वरीय शक्ति आए और इस महामारी से उनके गाँव को बचा सके। महाराजगंज के इस गांव में सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी आस्था के जल से कोरोना का विसर्जन करना चाहते हैं। सारे लोग आकर एक लाइन में खड़े होते हैं। कोई नीम की पत्ती लेकर आया, कोई गुड़हल का फूल लेकर। अगले पल ये सभी ग्रामीण लोग डूबते सूरज को जल चढ़ाते हैं, फूल और नीम की पत्ती अर्पित करते हैं। जमीन पर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं सूर्य को, इस भरोसे के साथ कि अब माता ही कोरोना से गांव और गांव वालों को बचाएंगी। हम लोग को विश्वास है कि माता शक्ति हम लोग को इन चीजों से, इन बीमारियों से बचाएंगी। कितने दिनों का अनुष्ठान होता है और क्या क्या करते हैं? 9 दिनों का अनुष्ठान है और सुबह उगते सूरज को, शाम को डूबते सूरज को हम लोग ये जल चढ़ाते हैं। इसमें फूल, नीम की पत्ती, हल्दी, ये सब रहता है। और क्या प्रार्थना करते हैं उस समय? अब प्रार्थना यही करते हैं कि हे माता शक्ति हमको अच्छे सुखी रखें, अच्छे जीवन दें, सबको, पूरे गांव को। पिछले 3 दिनों से ये रीतियां यहाँ पर चलाई जा रही हैं, खासकर महाराजगंज जिले के अलग अलग गांवों में सुबह और शाम, और 9 दिनों की ये जो पूरी रीतियां हैं
इस विश्वास के साथ कि ईश्वर इनकी मदद करेगा इस लड़ाई में कोविड से। सबसे बड़ी चुनौती है गांव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को देखते हुए। भीड़ ज्यादा है लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है। इसे डर कह लीजिए या जागरूकता, लेकिन फिलहाल आस्था विज्ञान पर भारी पड़ रही है। आखिर ये नौबत क्यों आई? आज तक की दस्तक में इसका कारण भी हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में आने वाले आगरा के गांवों तक कोरोना से बचने के लिए पूजा पाठ का ही सहारा ग्रामीण लेते ज्यादा दिखते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा में भिवानी के सीआईडी कार्यालय तक में कोरोना से बचने के लिए हवन पूजन अधिकारियों ने करा दिया। आप भी ये जानते और मानते हैं कि सूर्य को सुबह शाम जल चढ़ाने से कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। आप भी ये जानते हैं कि हवन करने से कोरोना के वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लगा हुआ, जब ग्रामीणों के लिए बने अस्पताल में डॉक्टर की जगह जानवरों के लिए भूसा भरा दिखने लगे, जब मरीजों के इलाज के लिए आए वेंटिलेटर की पॉलीथीन भी प्रशासन 8 महीने तक नहीं हटवा पाए, जब इलाज मिलना तो दूर मौत के बाद एम्बुलेंस भी ना मिले और बेटे को ऑटो में मां का शव यूं ले जाना पड़ रहा हो, तब जनता के सामने इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि अब भगवान का ही सहारा है। और तब दवा की जगह लोटा ले लेता है, इंजेक्शन की जगह जल, ऑक्सीजन की जगह नीम की पत्तियां और मेडिकल साइंस की जगह आस्था का आसरा ही कोरोना को हराने के लिए गांव वालों की आखिरी उम्मीद बनाकर छोड़ दिया जाता है। आगरा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, महाराजगंज आज तक। अब उस वजह को समझिए कि क्यों जो गांव वाले हैं वो एक लोटा जल, नीम की पत्तियां, गुड़हल का फूल और सूर्य को अर्घ चढ़ाकर ज्यादा आश्वस्त महसूस करते हैं बनिस्पत इसके कि वो साइंस पर भरोसा करें। उत्तर प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के साथ रिपोर्टर्स की तमाम टीम गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो वेंटिलेटर्स हैं वो वाकई जान बचाने का काम कर रहे हैं या सिर्फ शोपीस बनकर पड़े। क्या करेंगे? 18 तारीख की शादी हम लोग क्या करेंगे? आप बताइए, आप लोग कैसे हम लोग शादी ब्याह निभाएंगे? अस्पतालों की चौखट पर सांस की लड़ाई आम आदमी हार जाता है, आखिर क्यों? मेरी मम्मी तो चली गई, अब हम लोग क्या करेंगे? किसके सहारा रहेंगे? रोता बिलखता परिवार बलिया के अस्पताल में दौरा करने आए उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी के सामने उस व्यवस्था की लापरवाहियों का रोना रोता है, जिसका सवाल जवाब मंत्री सीधे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से करते हैं। ट्रॉमा सेंटर में 11 वो वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और वेंटिलेटर का अभाव में लोग मर रहे हैं, आखिर क्यों? सीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब नहीं बताइए। 11 अभी हमारी 10 दिन पहले भी बात हुई, 4 दिन पहले भी बात हुई। हमने महानिदेशक से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा स्टाफ दीजिए, उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है। मैंने कहा कि लोकल स्तर पर आपको स्टाफ की व्यवस्था करने की जरूरत है, आखिर क्यों नहीं चालू? मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं है। 11 वेंटिलेटर ट्रॉमा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। वेंटिलेटर क्यों नहीं चले? अगर 11 यहाँ पर मौजूद है और जनता मरती रही तो जवाब मिलता है कि स्टाफ नहीं है। पिछले 1 साल में पीएम केयर्स फंड से सैकड़ों वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश में जनता की जीवन रक्षा के लिए भेजे गए। काफी इस्तेमाल भी हुए, लेकिन सारे नहीं। गवाही लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर कानपुर के काशीराम अस्पताल में देखिए। यहाँ जनता के हित की दस्तक देने संवाददाता कुमार अभिषेक पहुँचते हैं और इसी अस्पताल में दिखता है आम आदमी को कोरोना से बचाने के लिए डिब्बा बंद व्यवस्था का सच। जी हाँ, डिब्बा बंद, क्योंकि इन डिब्बों के भीतर ही वो 6 वेंटिलेटर बंद हैं, जिन्हें ना तो इस्तेमाल किया गया और ना ही अभी कहीं और इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया। 6 वेंटिलेटर रखे हुए, पैक्ड रखे हुए, खोले नहीं गए हैं। उनको इंस्टॉल करने के लिए अभी चूंकि हमारे पास जगह है नहीं, तो वो इंस्टॉल नहीं हुए हैं और इसकी सूचना जो है शासन को भी दे दी गई है। अब सवाल उठता है कि जनता के फेफड़े को संक्रमण से बचाने का कलेजा
क्या खुद उस स्वास्थ्य सिस्टम के पास नहीं जो दावे बहुत बड़े करता है? बलिया और कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मृत सरकारी स्वास्थ्य अव्यवस्था को देखिए। वेंटिलेटर जो कोरोना की दूसरी लहर में गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी बन गए, वो फिरोजाबाद में साल भर धूल फांकते रहे। आज तक की दस्तक के बाद अब इनसे कवर हटाकर इन्हें इस्तेमाल में लाने की सुध अस्पताल प्रबंधन को आई है। पीएम केयर्स फंड यानी जनता के पैसे से जनता के लिए खरीदे गए वेंटिलेटर को दावा है 12 महीने तक इस्तेमाल करना याद नहीं था। अब इन्हें ट्रक पर लाद कर भेजा जा रहा है उन जगहों पर जहां हफ्तों से मरीज एक एक सांस की जद्दोजहद में अपनी जिंदगी गंवा दे रहे हैं। 50 वेंटिलेटर तो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ भेजे गए हैं, 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद मेडिकल में गए हैं और 10 जो हैं कल कमिश्नर साहब के आदेश पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा को गए। जो 60 से ज्यादा वेंटिलेटर को इस्तेमाल करना भी याद नहीं रहा, उनकी कमी के चलते जान गंवाने वाले लोगों का जिम्मेदार कौन है? हालत ये कि हाथरस के सरकारी अस्पताल में संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब पहुंचते हैं तो इस अस्पताल में वेंटिलेटर रूम सेफ हाउस लिखा दिखता है। यहाँ वेंटिलेटर तो सेफ है, बस आम आदमी की जिंदगी नहीं। इस वेंटिलेटर रूम में इस वक्त ताला लगा हुआ है। यहाँ जितने भी वेंटिलेटर हैं, बताया जा रहा है कि 4 वेंटिलेटर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी वेंटिलेटर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और इस सेफ हाउस के अंदर उनको रखा गया है। यानी जहां जनता एक तरफ त्राही कर रही है, वहीं जिला अस्पताल के इस अस्पताल की जो स्थिति बताई जा रही है उसमें वेंटिलेटर जो है इस सेफ हाउस के अंदर रखे हुए हैं। तालाबंद कमरे में कैद वेंटिलेटर को देखा गया तो पता चला कि यहाँ रखी कुर्सियों तक की पॉलीथीन नहीं हटाई गई। अब जितेंद्र बहादुर सिंह इस कुप्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं तो अधिकारी का गुस्सा देखिए। यहाँ लिखा हुआ नोबल कोरोना वायरस वार्ड आपने लिखा हुआ है, इसकी पाइपलाइन बिछ रही है। सवाल उठता है कि अगर नॉन कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर तालाबंद करके बिना इस्तेमाल के रखे जाते हैं तो क्या इनको किसी कोरोना मरीज की जान बचाने के लिए दूसरे अस्पताल नहीं भेजा जाना चाहिए? आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले साल से आए 1194 वेंटिलेटर तो इस्तेमाल किए गए, जिसमें 188 वेंटिलेटर दावा है खराब मिले और 125 वेंटिलेटर का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। इसीलिए सीधे स्वास्थ्य मंत्री तक आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक जवाब जानने के लिए पहुंचते हैं। जब कोरोना का भयावह दौर था, ऐसी स्थिति में अगर ये वेंटिलेटर्स यूं ही अनयूज्ड पड़े रहे तो आपको लगता नहीं है कि आपके विभाग की कहीं न कहीं विफलता है कि 120 से ज्यादा वेंटिलेटर पड़े रहे, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ और लोग वेंटिलेटर के लिए लोगों की जान चली गई? देखिए, इसमें एक चीज आपको समझना चाहिए कि एक तो स्वास्थ्य विभाग और एक चिकित्सा शिक्षा विभाग, दो अलग अलग चीजें। हमारा नॉर्मली हमारे तो सरकार के ही अंग से दोनों सरकार कह रहे हैं, इतने ज्यादा वेंटिलेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उस समय। तो उस समय की जो कोरोना वायरस का जो वो था, इन्फेक्शन था, वो दूसरे रूप में था। आज एकाएक जो इन्फेक्शन फैला है और ये सीधा हमारे लंग्स में, फेफड़े में संक्रमण करके और सीधा मरीज को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमको आवश्यकता थी और हमने उसको तैयारी तो कर लिया था। ऐसा नहीं कि सबके सब ऐसे बंद पड़े हुए थे, हर एक जनपद में कुछ न कुछ चल रहे थे। जो बंद पड़े थे उनको हमने फिर खुलवा के उनका ट्रेनिंग कराई। यानी कोरोना की दूसरी लहर और फेफड़े से अपनी सांसों की लड़ाई लड़ने के लिए मरीजों का इंतजार किया जाता रहा। क्यों न ये माना जाए कि वक्त रहते सरकारी दावों के मुताबिक 125 वेंटिलेटर भी इस्तेमाल किए जाते, धूल न फांकते रहते, तो सैकड़ों मरीजों की जान बच जाती। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। जो शहरी इलाके हैं उनकी परिस्थितियां फिर भी बेहतर हैं क्योंकि वहां पर कम से कम एक स्वास्थ्य का ढांचा है, अस्पताल है। लेकिन गांव की हालत के बारे में सोचिए, जहां पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी रहती है, वहां पर किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है और क्यों आखिर इतने दिनों से सबसे बड़ी चिंता इसी बात की जताई जाती थी कहीं गांव तक ये संक्रमण न पहुंच जाए। लेकिन अब गांव-गांव से ये आहट आ रही है। बिहार के एक गांव से ये रिपोर्ट देखिए। गांवों के वो चेहरे जिन पर अचानक एक दहशत की परत चिपक गई है। वो चेहरे जिनकी आंखों में अचानक उस अनजाने दुश्मन का खौफ है जो अब तक शहरों में शमशान बना रहा था।
वो चेहरे जिन्होंने अब तक यही मान रखा था कि गांव की आबो हवा में कोरोना की घुसपैठ नहीं हो सकती, इन्हें अब भी यह स्वीकार करने में हिचकिचाहट है कि कोरोना संक्रमण के पैर अब गांवों के भीतर तक पहुंच चुके हैं। ये खबर अब सरकारों के कान तक पहुंची है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बिहार में सीतामढ़ी के बसंतपुर गांव में पहुंचती है और इसी गांव तक पहुंचते हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा। गांवों की उन गलियों तक जहां दावा है कि अब हर दूसरे या चौथे घर में कोरोना के संक्रमण ने गांव के भीतर घुसकर खतरनाक रूप से दस्तक दे दी है। कब से यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है और क्या रिजल्ट निकले हैं? यहाँ अभी लगभग 12 बजे से 11 बजे से कर रहे हैं हम लोग, अब तक कर ही रहे हैं, जिसमें हम लोग जांच कर दिए हैं, कितना हुआ 57 हो गया है, जिससे पॉजिटिव 8 पॉजिटिव निकला है। अभी 8 जो भी था, बुखार, सर्दी, खांसी, लक्षण सब में। बाकी जो लोग आए हैं लक्षण वाले कितने प्रतिशत लोग मिल रहे हैं? जितना एक्चुअली ज्यादातर तो बिना लक्षण वाले ही जांच कराए हैं आज, लेकिन वो 8 आदमी जो भी पॉजिटिव है वो लक्षण है, उनको सर्दी खांसी। कितने गांव के ऐसे लोग हैं जिनमें लोगों को बुखार या सर्दी खांसी जैसे लक्षण हैं? यहाँ 50% का 50% से ये भाव, हाँ 50% ये भाव। हर एक घर में मतलब कि 4 सदस्य 3 सदस्य बुखार से पीड़ित, दवा लेने का टेस्ट करवाने नहीं टेस्ट नहीं आ रहा है कराने। जिसके घरे मरा है एक भी लोग नहीं आ रहा है। गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है? 8 आदमी की डेथ हुआ है। ये सब कोविड थे या बुखार था या क्या? खांसी बुखार दम फूलने से मरा है। 8 लोग कितने दिनों में? 1 सप्ताह के अंदर। लोगों का कहना है कि लगभग 20% आबादी ऐसी है जिनके अंदर संक्रमण या उसके लक्षण है, बुखार है, सर्दी खांसी है, और डर के मारे लोग आना नहीं चाहते टेस्टिंग कराने। एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है, हालांकि एक बड़ी संख्या में लोग निकले भी हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि 55-60 टेस्ट में अगर 8 लोग संक्रमित निकले हैं, वो भी एंटीजन टेस्टिंग में, तो संक्रमण की दर बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गांवों में क्या होगी? ये वाकई स्थिति विस्फोटक है, चिंताजनक है। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि गांव में कोरोना फैल रहा है, चिंता सिर्फ इस बात की भी नहीं है कि कोरोना को लेकर गांव के लोगों में जानकारी के अभाव के कारण वो टेस्टिंग से बच रहे हैं। आशुतोष मिश्रा को पता चली जमीनी हकीकत सबसे बड़ी चिंता गांवों में पैदा करती है, जिससे पटना तक को सतर्क होना जरूरी हो चुका है। मुन्ना जी, जो संक्रमित होने वाले लोग हैं वो किस उम्र के हैं? अधिकतर अभी तो 18 वर्ष से नीचे के दिखते हैं। अभी हमारे यहाँ पर जो अधिकतर लड़की लोग अभी हुआ है। कितने हो गए? जो 18 वर्ष से नीचे लड़की सब है। ये लोग का नाम है कि शादी ब्याह में गाने गई है शादी ब्याह में, इसलिए इन्फेक्शन हो गया है। सिर्फ एक गांव के भीतर कुछ घंटे में ज्यादातर युवा और बच्चे संक्रमित मिलते हैं, लेकिन गांवों के भीतर की असली समस्या है कोरोना को लेकर ग्रामीणों के मन में बैठी ये धारणा कि अरे हमको थोड़ी ना होगा। आप टेस्ट कराने गए? न फीवर लग रहा है न कुछ है, तो कैसे संक्रमित है? आप कैसे बता दिए संक्रमित है? तो फीवर आएगा तभी होता है संक्रमण। संक्रमण का कुछ लक्षण होना न चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है जरूरी। यानी 100 में से 90 लोगों को कोरोना का कुछ लक्षण नहीं है। 100 में से 90 लोगों को लक्षण नहीं है। जानकारी का अभाव, महंगे इलाज का डर और कोरोना को छुआछूत मानकर ग्रामीण समाज में बेदखल होने की आशंका ने लोगों के भीतर क्या सोच स्थापित की, इसे अब ध्यान से सुनिएगा, जो अपने एक परिजन को खोने के बाद कोरोना को लेकर संवाददाता आशुतोष को रिपोर्ट करता देख नाराज होने लगते हैं। टाइम बर्बाद मत कीजिए, समझ रहे हैं? कोरोना से आदमी नहीं मर रहा है, अभी जिसको इलाज नहीं मिल रहा है वो मर रहा है। एक भी पेशेंट को भर्ती नहीं करता है, ठीक है? क्यों नहीं करता है मालूम है आपको? सिर्फ इतना ही है कि कोरोना का महामारी चल रहा है, आदमी बीमार है, किडनी में इन्फेक्शन है, उसको भर्ती चाहिए, नहीं करता, इसके वजह से मरता है। कोरोना से नहीं मरता है अभी। इन ग्रामीण युवक के इस गुस्से में यह तो सच है कि भले संक्रमण कोरोना का होता हो, लेकिन जान गंवाने की बड़ी वजह इलाज सही वक्त पर सही तरीके से न मिलना बन रहा है, खासकर गांवों में। और तब दिखती है यह स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर, जहां बढ़ते कोरोना मरीजों के गांव में सैनिटाइजेशन शुरू होता है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी को रेनकोट पहनाकर।
बसंतपुर गांव में पिछले 8 दिनों के भीतर लगभग 7 से 8 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अंदर कोविड के लक्षण भी थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग भी थे। अब जब यहां पर इस तरह की स्थिति हुई तो स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग शुरू की। टेस्टिंग में हमने देखा कि 60 में से लगभग 10 लोग संक्रमित पाए गए और टेस्टिंग अभी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं सैनिटाइजर लेकर के यहाँ वहाँ छिड़काव कर रहे हैं और ये कदम इसलिए उठाए गए। हालांकि इन कर्मचारियों को भी पीपीई किट नहीं दी गई है। रेनकोट पहन के घर मकान दर मकान अलग अलग गलियों में जाकर के ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इस महामारी से अपने तरीके से लड़ा जा सके। गांवों में जल्द जागरूकता के साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज का रैपिड एक्शन नहीं हुआ तो ये डर बढ़ता जा रहा है कि महामारी के लक्षणों को कोरोना की जगह सामान्य बीमारी मानकर लोग संक्रमण का दायरा फैलाते रहेंगे और जान गंवाते रहेंगे। आशुतोष मिश्रा, सीतामढ़ी, आज तक। बिहार के बक्सर में गंगा की लहरों पर जब शव तैरते हुए नजर आए तो सब सकते में आ गए। पहले तो वहां जो स्थानीय लोग थे वो, और बाद में आज तक पर जब हमने खबर दिखाई तो प्रशासन वहां पर सकते में आया, हरकत में आया। और किस तरीके से शवों को जेसीबी के जरिए उन्हें दफनाया गया। लेकिन उसके बाद और भी शव गंगा की लहरों पर फिर तैरते हुए नजर आए। सवाल यह है कि ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, जिन्हें मुमकिन है कि अपनों ने ही लहरों को सौंप दिया हो। सवाल सिर्फ इतने नहीं है, सवाल ढेरों हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शव का दहन करने से व्यक्ति का मृत शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। इससे व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहता है। लेकिन बिहार के बक्सर में कोरोना काल की जो सबसे भयानक तस्वीर सामने आई है, उसने देश को ये बता दिया है कि लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो हिंदू रीति रिवाज और परंपरा को छोड़कर शवों को बहाने और कहीं दफनाने तक को मजबूर हो गए हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि दावा है कि कोरोना महामारी में मरने वालों की लाशें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां तक कम पड़ गई हैं। मजबूरी में लोगों को हिंदू परंपरा को बदलना पड़ रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग शवों को जलाने के बजाय गंगा में बहा रहे हैं और जो शव गंगा में बहकर गंगा के तट पर पहुंचे, उन्हें बिना पोस्टमार्टम किए गंगा तट के किनारे ही दफन कर दिया गया, वो भी कुछ फीट की गहराई में। इस बात की चिंता किए बिना कि जब गंगा में जलस्तर बढ़ेगा तो ये शव एक बार फिर नदी में मिल जाएंगे। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर खुद कटघरे में हो, उससे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसीलिए आज तक संवाददाता सुजीत झा बक्सर गए और उन्होंने पाया कि गंगा के महादेव घाटों को साफ करके शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम मौजूद हैं बक्सर जिला के महादेवा घाट पर, गंगा के किनारे। यहाँ पर कल लाशें मिली थी, काफी संख्या में, बताया जाता है कि 40 की संख्या में ये लाशें यहाँ पर मिली थी, जिसे बाद में दफना दिया गया। ये जो बक्सर जिला है उसके ठीक उस पर आप देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश का इलाका है। और ये जो घाट है जहाँ आज लाशें जल रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आज जलाया जा रहा है लाशों को। उत्तर प्रदेश से बहकर लाश जो है ना, बीरपुर से, गहमर से और बारे से लाश कुल बह कर आती है और पानी के टकराव के चलते यहाँ का लग जाती है। परसों हवा के रुख से हवा पानी उठा, उधर से मैं लाश हवा के रुख पर आकर इधर श्मशान घाट पर लग गई। तो ये जो महादेवा घाट है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि लाशें जलाई जा रही है। हालांकि जो कल लाश मिली थी उसको दफनाया गया प्रशासन की देखरेख में। सोमवार को बक्सर के इसी महादेव घाट पर जब दर्जनों लाशें मिली तो स्थानीय प्रशासन ने आनन फानन में सभी शवों को बिना पोस्टमार्टम किए ही एक ही गड्ढे में दफना दिया, ये जानते हो कि जब गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो यहाँ दफनाए गए शव एक बार फिर गंगा में मिल जाएंगे।
कुल मिलाकर इन शवों का सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करने में प्रशासन नाकाम रहा, जिसने संक्रमण के खतरे को पहले के मुकाबले और भी बढ़ा दिया। ये स्थानीय लाशें ही हैं जो प्रतिदिन इधर मीडिया में आने के बाद प्रशासन का नींद टूटा है, प्रशासन सजग हुआ है। यहाँ तो 100 के करीब में प्रतिदिन लाशें जो हैं, जब बीमारी का दिन होता है, गर्मी का दिन होता है, वैसी स्थिति में आता है तो एक 100 दाह गृह बनाना चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऊपर देखिए जो जमीन है वह किसानों का जमीन है, श्मशान घाट का कोई सरकारी जमीन नहीं है। जलाने के बाद ये माना जाता है कि संक्रमण खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रवाहित किया जाता है गंगा नदी में, जल में, तो निश्चित रूप से संक्रमण का प्रभाव किसी न किसी दूसरे पर पड़ सकता है, खतरा बढ़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज तक की टीम को यहाँ पर एक और शव भी जलता मिला। अगर आप इस दाह संस्कार को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये अंतिम संस्कार उपलों से किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों लकड़ी की जगह उपलों का सहारा लिया जा रहा है? क्या इसकी वजह लकड़ी की कमी है, जिससे सारे देश भर में कोरोना से अपनों को खोने वाले दो चार हो रहे हैं? जलाकर जो अंतिम संस्कार होता है, जो आमतौर पर किया जाता है भारतीय परंपरा के मुताबिक, उसमें खर्च काफी बढ़ गया है। खासतौर पर जो लकड़ी काफी महंगी हो गई है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर शहरों की बात करें तो बताया जाता है कि 25,000 से 30,000 रुपये तक का खर्च आता है अंतिम संस्कार करने में। गांव में भी लकड़ियों की दिक्कत हो गई है। जी, खर्च तो काफी बढ़ गया है। ये सब ऐसी महामारी चल रही है कि इसमें सब लोग दाम तो बढ़ा ही रहे हैं सबका। लकड़ियाँ मिल रही है? लकड़ियाँ तो मिल ही रही हैं। लकड़ी मिल जाती है, पैसा ज्यादा लगता है। हाँ, पहले के अपेक्षा ज्यादा, बहुत काफी। कितना? 500 रुपये मन लकड़ी मिल रही है। तो आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि अचानक दाह संस्कार की संख्या बढ़ने से लकड़ी के दामों में इजाफा हो गया है। पहले से ज्यादा पैसा दाह संस्कार में खर्च करना पड़ रहा है, जो 25 से 30,000 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में जिन गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है, वो शवों को गंगा में बहाने को मजबूर है। यानी कोरोना महामारी से मरने वालों को अंतिम संस्कार का सम्मान तक नहीं मिल पा रहा, उनकी चिता के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रशासन फिर भी पूरी ताकत से हकीकत को नकारने में लगा है। दावा कर रहा है कि लकड़ियों की कोई समस्या नहीं है और सभी को आराम से दाह संस्कार के लिए लकड़ियां मिल रही हैं। तो इस तरह से ये चलाया जा रहा है कि बक्सर में लकड़ी नहीं मिलने के कारण या जो है गरीब परिवार का के लोगों को जो है वो पैसा नहीं होने के कारण लाश को फेंक दिया जा रहा है। एकदम पूर्णतः ये गलत ये चीज है। इसका हम लोग जो है चौसा के माधवा घाट है, वहाँ पर भी हम लोगों का रजिस्ट्रेट है और वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है कितने लोग आए हैं। महंगी ये करके अनावश्यक का ये हाइप क्रिएट किया गया है। मुझे वो नहीं करना। नहीं, आप पहले समझिए बात को। ये अनावश्यक हाइप क्रिएट किया गया है। एक सप्ताह से मैं खुद गया था, पूछा मैंने कि लकड़ी क्या रेट है, और जिस रेट से उसने बताया 400 रुपया मन लकड़ी, मिक्स लकड़ी, आज भी उसी रेट से बिक रही है। गंगा के तटों पर तैरते ये शव उस सरकारी आंकड़ों पर सवालिया निशान है, जो कोरोना से मौत के कुछ और ही आंकड़े बताता है। लेकिन सबसे दुख की बात, इससे जुड़ी वो मजबूरी और लाचारी है, जिसकी वजह से लोग अपनों का अंतिम संस्कार धर्म और मान्यता के साथ भी नहीं कर पा रहे। बक्सर से सुजीत झा, पुष्पेंद्र सिंह के साथ विनय सिंह, गाजीपुर, आज तक। ये शव किसी रहस्य से कम नहीं है, एक दर्द भरी कहानी भी है, लेकिन इसके साथ ही सबके मन में ये सवाल उठ रहा है, वहां जो नाविक हैं उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे ये शव इस तरीके से गंगा जल में प्रवाहित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, हर जगह से ऐसी तस्वीरें अब आने लगी। गंगा मैया की ऐसी तस्वीर देखकर लोग बेहाल हैं। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी हालात अलग नहीं। यूपी के गाजीपुर में गहमर गांव में गंगा किनारे भी बक्सर की तरह शव तैर रहे हैं।
जिनकी गिनती करना मुश्किल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोरोना से अचानक होने वाली मौत है। इस वजह से जो लोग लकड़ी का इंतजाम करने में कामयाब हो रहे हैं वो तो शवों को जला रहे हैं, लेकिन बाकी लोग शवों को गंगा में बहाने को मजबूर है। कोरोना काल में जो है लकड़ियों की कमी से लोग जल प्रवाह कर दे रहे हैं और जली लाशों को बहा दे रहे हैं, और यह लाश दूर दराज से आ रही हैं। यहाँ बिहार के भी लोग आते हैं प्रवाह करने, कई जगहों से लोग आ रहे हैं और ये लाश जो है अधजली लाश फेंक करके चले जा रहे हैं। इनको जलाया नहीं जा रहा है लकड़ी की कमी से और अन्य चीज़ों की वजह से। और प्रशासन से बार बार कहा गया है, लेकिन प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। गंगा में बरसों से नाव चलाने वाले लोगों के लिए ये बहते शव किसी अचंभे से कम नहीं है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। दूर दूर से लोग आकर शवों को गंगा में फेंक रहे हैं। गंगा में धारा कम होने और चारों तरफ शव बिखरे होने से इस पूरे इलाके में बदबू और गंदगी फैली हुई है। स्थानीय लोगों ने गंगा में नहाना भी बंद कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। यूपी हो या फिर बिहार, प्रशासन अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोग लगातार गंगा में शवों को बहा रहे हैं, जो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि गंगा के किनारे बिहार में ही 500 के करीब गांव बसे हुए हैं। इसके अलावा पटना, भागलपुर, मुंगेर, छपरा, हाजीपुर, बक्सर, बेगूसराय, बख्तियारपुर और बरौनी ये वो बड़े शहर हैं जिनकी जिंदगी गंगा के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जिस रफ्तार से गंगा में शव बहाए जा रहे हैं, उसने कोरोना से मरने वालों की असल संख्या से लेकर गंगा में प्रदूषण की चिंता को एकाएक बढ़ा दिया है। विनय सिंह, गाजीपुर, आज तक। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वजह चाहे जो हो, रहस्य चाहे जो हो, ये तो शायद तफ्तीश के बाद पता चले। लेकिन आपको जोधपुर की भी एक रिपोर्ट बताते हैं, जहां पर एक परिवार अंतिम संस्कार कर रहा था एक शव का, कि अचानक वहां पर हंगामा हुआ। अंतिम संस्कार को रोका गया ये कहकर कि शव के दाह संस्कार से जो धुआं निकलेगा उससे कोरोना फैल जाएगा। अब जाहिर है जानकारी की कमी है, लेकिन परिवार वालों को उस पार्थिव शरीर को लेकर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और वहां पर दाह संस्कार करना पड़ा। बहरहाल जो लोग शमशान घाटों में या कब्रिस्तानों में लगातार कोरोना पॉजिटिव शरीरों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो लोग भी डरे हुए हैं। वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी टोह लेने वाला कोई नहीं। कोरोना से होने वाली मौत जितनी दर्दनाक है, उतनी ही तकलीफ देने वाला एक सवाल आज ये चेहरे सरकार से पूछना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि क्यों कोरोना से रोज सामना करने वालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सबसे पहले 24 साल के रोहित से मिलिए, जो पिछले 6 साल से इसी तरह दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन पिछला 1 साल रोहित के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना के खतरों के बीच उन्होंने सैकड़ों मरीजों को सम्मान पूर्वक दफन किया, बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह। लेकिन अफसोस, व्यवस्था रोहित जैसे लोगों की कदर करना छोड़िए, वैक्सीन की पहली डोज तक मुहैया नहीं करवा सकी है। क्या चाहते हैं? डर लगते हैं, कुछ हमें मिलना चाहिए दवाई ववाई वगैरह। हम चाहते हैं डॉक्टर और पुलिस वाले को जो है, जो कोरोना की दवाई लगा है, वो हमें भी सबसे पहले हमें भी लगना चाहिए। रोहित की तरह मोहम्मद शमीम आईटीओ कब्रिस्तान के केयरटेकर हैं, जो कोरोना की शुरुआत से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करने का दावा करते हैं। दिन रात शमीम और उनकी टीम के सदस्य कोरोना के खतरे में काम करते हैं, फिर भी सरकार की तरफ से इनके काम को सम्मान मिलना बाकी है। 20-25 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन तकरीबन कोविड में मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे ड्यूटी देते हुए। पिछले साल अप्रैल में 1 अप्रैल से कोविड शुरू हुआ था और अब 1 साल पूरा लगभग हो गया मेरे को। और तकरीबन मैं अब तक 1400 से 1500 डेड बॉडी यहाँ दफन कर चुका हूँ कोविड की। सबसे पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं जो काम करते हैं कब्रिस्तान में, सबसे पहले उनको जो मिलना चाहिए वो वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, जिससे वो सबसे पहले अपने आप को सेव कर सकें। कब्रिस्तान की तरह शमशान घाट में पिछले 1 साल से अंतिम संस्कार की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गाजीपुर शमशान घाट में काम करने वाले आचार्य भी बताते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में कोरोना ने जो हाहाकार मचाया है, उससे 24 घंटे शमशान चिताएं जल रही हैं। इस दौरान कई कर्मचारी बीमार भी हुए।
लेकिन किसी ने उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। इनका सरकार से सीधा सवाल है कि क्या इन्हें डॉक्टरों की तरह वैक्सीन में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। हमारे पास इस समय डेड बॉडीज जो है इस महीने 143 तक आई हैं, जिसमें हमारे पास सुविधा है अभी फिलहाल 52 बॉडीज की जलाने की, और हम चाहते हैं हमें भी फ्रंट लाइन पे घोषित किया जाए, कोरोना वैक्सीन वगैरह यहाँ के लड़कों को पहले दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं और ये डेड बॉडीज आती हैं कोरोना की, उनके बीच में लोग बाग आते हैं, उनके घर वाले आते हैं, संक्रमित होते हैं, बताते नहीं है कि हम संक्रमित हैं, तो इनको भी बीमार होने का खतरा है। सोचिए, जो लोग दिन रात कोरोना वायरस के खतरे के बीच काम करते हैं, लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, उन्हें सरकार से एक टीके के लिए मांग करनी पड़ रही है। सवाल यह है, सरकारी व्यवस्था में बैठे लोगों को ये सब कुछ दिखता क्यों नहीं। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। अब पूर्व सांसद पप्पू यादव की बात करते हैं। पप्पू यादव ने कोरोना की पहली लहर में भी और अब दूसरी लहर में भी लोगों की खूब मदद की है। सड़कों पर निकलते हैं, जब बाकी नेता अपने घरों के भीतर भी रहे तब भी पप्पू यादव बाहर निकले, लेकिन बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और एक 32 साल पुराने मामले में उन्हें हिरासत में भी लिया है। जो FIR दर्ज की है वो कोरोना के समय में नियमों का उल्लंघन और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए है। पप्पू यादव सरकार पर जमकर बरसे हैं और उन्होंने इसमें राजनीतिक रंजिश की भी बात की है। कोरोना के इस भीषण काल में पप्पू यादव मरीजों के लिए उम्मीद बनकर दिखे थे। वो मरीजों की मदद कर रहे थे, किसी को ऑक्सीजन दिला रहे थे, किसी को दवाई, किसी को बेड, किसी को खाना। वो इसके साथ बता रहे थे कि कैसे अव्यवस्था का आलम है। वो बता रहे थे कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के यहाँ 40 एम्बुलेंस कचरे की तरह पड़ी है। वो बता रहे थे कि पटना के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में पड़े हैं। मगर पप्पू यादव का सक्रिय होना नीतीश बाबू को खल गया। आज सुबह के सूरज ने दस्तक दी तो उसी दस्तक के साथ कई थानों की पुलिस पप्पू यादव के अहाते में थी। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस की पलटन पहुंची थी, ये बताने के लिए कि पप्पू की मदद अपनी जगह और नियमों को तोड़ने की सजा अपनी जगह। गिरफ्तार कर लिए गए पप्पू यादव। बाइक नहीं ना, गिरफ्तारी हुई है ना, गिरफ्तारी में बाइक क्या गिरफ्तारी करके ले जा रहे हैं लोग। अब ये ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जोन में आपको ले जाया जा रहा है? हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे, जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। आपको उसमें क्या आरोप लगाया गया कि पप्पू यादव ने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया है। उन्होंने जो बताया, उनके जो वरीय पदाधिकारी थे, उन्होंने बताया कि हम इनको पेंडेमिक एक्ट में किए हैं और पेंडेमिक एक्ट में, और ड्यू टू इनके पास कोई वैलिड पास नहीं था और ये इधर उधर मने। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति सुलग उठी। सबसे पहले पप्पू यादव के समर्थकों ने थाने का घेराव कर दिया। SP, DSP, DM, कलेक्टर, SDO, BDO, हर लोगों की, डॉक्टर तक के लोगों की मदद करने वाले पप्पू यादव जब सड़क पे उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे तो 144 और कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या गलती की पप्पू यादव जी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जो आज जिसके घर पर एम्बुलेंस मिल रहा है उन पर कोई सजा नहीं, उन पर कोई नहीं। क्या मानवता है? नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार दोनों मिलकर जबरदस्ती कर रहे हैं। जान बचाते थे, हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे, देखते थे सब लोग, कितने लोग को दवा, लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, उनको खाना देने का ही सजा मिला है सर। आरजेडी के नेताओं ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चारों ओर हाहाकार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव का गिरफ्तार होना मानवता के खिलाफ है। बहरहाल पप्पू यादव लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कानून के सामने खड़े हैं। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ फर्ज निभाया, पप्पू को धर दबोचा। अब लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर केस होगा, हो सकता है सजा भी हो, मगर जितनी तेजी से पप्पू यादव पर कार्रवाई हुई
उतनी ही तेजी अगर सरकार ने कोरोना के खिलाफ दिखाई होती तो शायद बिहार की स्थिति अलग होती। उत्कर्ष सिंह, पटना, आज तक।